हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि श्वसन क्या होता है। जंतुओं में विभिन्न प्रकार के जो श्वसन अंग थे उनके बारे में अपन ने बात कर ली थी। श्वसन जो होता है उसमें कौन कौन से पद हैं उसके बारे में हमने बात कर ली थी। पूरे के पूरे मानव के श्वसन मार्ग के बारे में बात कर ली थी। हमने ये भी पता कर लिया था कि बीटी तथा आरटी में क्या डिफरेंस है। चालन मार्ग जो होता है, चालन भाग जो होता है उसका क्या कार्य है ये भी पता कर लिया था। विनिमय भाग जो होता है, एक्सचेंज जोन जो होता है उसका क्या कार्य है ये भी हमने बात कर लिया था। अब हम उनसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपन बात शुरू करते हैं। वो बात शुरू करते हैं ग्रसनी से। ये जो ग्रसनी है, इस ग्रसनी को ही हम बोल के चलते हैं इंग्लिश में फेरिंग्स। ग्रसनी को ही इंग्लिश में बोलते हैं बेटा फेरिंग्स। चले देखें प्लीज बच्चे, अगर हम ग्रसनी के बारे में बात करके चले उसे पहले हमने माना ये अपने पास कोई मनुष्य है। इस मनुष्य के ये जो ब्लू वाले मैंने दिखाए हैं ये है बाहरी नासा छिद्र। ये अपने पास है बेटा बाहरी नासा छिद्र। ये लीजिए, ये जो अपने पास है इसको अपन ने बोल दिया ये अपने पास है बाह्य नासा छिद्र। ये बाह्य नासा छिद्र है। और नोज का लास्ट वाला भाग जो होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये नासा कक्ष वाला जो भाग होता है ये आंतरिक नासा छिद्रों के द्वारा ग्रसनी में खुलता है। मैंने माना कि ये जो भाग है मेरे पास, ये अपने पास है बेटा आंतरिक नासा छिद्र। ये मेरे पास है आंतरिक नासा छिद्र। अब ये मेरे पास है बाहरी नासा छिद्र, ये मेरे पास है आंतरिक नासा छिद्र। नाक जो होता है, इन नाक के दोनों छिद्रों के बीच में यहां पे बीच में एक पट पाया जाता है और उस पट को अपन बोलते हैं नासा पट। ये बीच में जो नीले कलर की संरचना दिखाई दे रही है इसको अपन बोलते हैं बेटा नासा पट। हमको पता है कि मनुष्य में बाह्य नासा छिद्र जो होते हैं वो ऊपर वाले होठ के ऊपर प्रेजेंट है। किसके ऊपर प्रेजेंट है? ऊपरी होठ के ऊपर नाक प्रेजेंट है। तो हमने कहा कि अपने पास ये जो संरचना है जो यहां पे दिखाई दे रही है, ये मेरे पास कुछ और नहीं, ये अपने पास है ऊपरी होठ। ऊपरी होठ के ऊपर प्रेजेंट है एक जोड़ी बाह्य नासा छिद्र। ये अपने पास जो है ये किसी इंसान की है मुख गुहा। हमने माना ये जो जगह है ये अपने पास है मुख गुहा। ये अपने पास है मुख गुहा। हमको पता है मुख गुहा की छत जो होती है उस मुख गुहा की छत को बोलते हैं बेटा तालू। ये आगे वाला भाग जो होता है वो बना होता है हड्डियों से, और तालू का आगे वाला भाग जो अस्थि से हड्डी से बना है उसको बोलते हैं कठोर तालू। तथा पीछे वाला भाग जो कि संयोजी ऊतक से तथा चिकनी पेशियों से मिलकर बना होता है उसको अपन बोलते हैं कोमल तालू। अगर अपन मुंह को बड़ा खोले तो हम क्या देखते हैं कि मुंह में को जब बड़ा खोलते हैं तो इस मुख गुहा में एक गुलाबी कलर की मांसल संरचना लटकी हुई होती है। वो मांसल संरचना कुछ और नहीं, वो मांसल संरचना ये वाली संरचना है जिसको अपन बोलते हैं अलीजिवा, या मैं बोलूं काकलक, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूवुला। मैंने कहा कि इसको हम बोलते हैं अलीजिवा, या मैं कहूं काकलक, या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं बेटा यूवुला, या इंग्लिश में इसी को अपन कह देते हैं यूवुला। ये यूवुला क्या काम करता है कि जब हम मुख गुहा में भोजन को चबा रहे होते हैं तो चबाते टाइम ये आंतरिक नासा छिद्रों को ढक के भोजन के कणों को नासा मार्ग में जाने से रोकता है। मेरी बात क्लियर है?
चले, अब अपने पास ये जो भाग बच गया, ये वाला, इस भाग को अपन बोल के चलते हैं बेटा ग्रसनी, जिसको इंग्लिश में हमने कहा फेरिंग्स। इस भाग को बोल के चलते हैं ग्रसनी, या मैं कहूं फेरिंग्स। मैंने कहा था ग्रसनी का वो भाग जहां पे आंतरिक नासा छिद्र आके खुलते हैं उसको अपन बोलते हैं नासा ग्रसनी, इंग्लिश में कहते हैं नाजो फेरिंग्स। तो ग्रसनी का ये वाला भाग वो भाग था जहां पे आंतरिक नासा छिद्र आके खुल रहे हैं, और इस भाग को ही अपन बोलते हैं नासा ग्रसनी। इस भाग को अपन कहते हैं बेटा नासा ग्रसनी। अब अगर ग्रसनी वाले भाग के बारे में बात करके चले तो इस ग्रसनी वाले भाग में टोटल 2 द्वार पाए जाते हैं। कितने द्वार पाए जाते हैं? 2 द्वार पाए जाते हैं। पीछे की साइड ये आदमी की बॉडी की है आधार सतह, आगे का भाग, ये वाला है पीछे का भाग जिसको अपन बोलते हैं पृष्ठ सतह। पीछे के भाग में पृष्ठ सतह पर जो द्वार पाया जाता है वो पाया जाता है आहार नाल, मैं कहूं आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का द्वार। और ये मेरे पास नीले कलर की जो मैंने संरचना बनाई है, इस नीले कलर की संरचना को हम बोल के चलते हैं ग्रास नाल। इस नीले कलर की संरचना को हम बोलते हैं बेटा ग्रास नाल, या इंग्लिश में मैं कहूं ईसोफेगस। इंग्लिश में मैं बोलूं ईसोफेगस। अब ये जो ग्रास नाल है, इस ग्रास नाल का जो द्वार है वो ग्रास नाल का ही द्वार है। ये येलो कलर वाला ग्रास नाल का ये जो द्वार है इसको बोलते हैं भोजन द्वार। या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं गैलेट, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं गैलेट। अगर बात करें तो इस ग्रसनी में आगे के सतह पे, या मैं कहूं अधर सतह पर जो द्वार पाया जाता है वो श्वसन मार्ग का द्वार पाया जाता है। और श्वसन मार्ग का ये जो द्वार है, इस द्वार को हम बोलते हैं, श्वसन मार्ग का ये जो द्वार है, इस द्वार को अपन बोलते हैं बेटा घाटी, या मैं कह दूं इसको ग्लोटिस। घाटी या मैं कह दूं ग्लोटिस। मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे बात की थी कि ग्लोटिस जो होता है वो ध्वनि यंत्र, जिसको अपन ने बोला था कंठ, या मैं कह दूं लैरिंग्स का द्वार है। तो मेरे पास यहां पे ये नीले कलर की जो ये संरचना हुई, इस नीले कलर की संरचना को ही अपन बोलते हैं ध्वनि यंत्र। मैं ये कहूं कंठ, या इसी को मैं कह दूं लैरिंग्स, या इसी को मैं कह दूं लैरिंग्स। ये ध्वनि यंत्र जो होता है, कंठ जो होता है, जिसको मैंने कहा आपके सामने लैरिंग्स, ये लैरिंग्स जो होता है ये उपास्थ्यों की बनी हुई संरचना है। किसकी बनी हुई संरचना है? उपास्थ्यों की बनी हुई संरचना है। ये चारों तरफ से उपास्थ्यों से पैक है। तो मैं ये कह दूं ये एक उपास्थिल पेटी है, और इस पेटी का काम है, वो इस पेटी का काम है, क्या काम हुआ पेटी का? इस पेटी का काम हुआ बेटा ध्वनि को उत्पन्न करना। तो ये जो मेरे पास ध्वनि यंत्र है, ये अपने पास उपास्थिल पेटी का है, उपास्थिल पेटी का है। और ये जो उपास्थिल पेटी का है, इसका काम है ध्वनि उत्पन्न करना, इसीलिए इसको बोलते हैं ध्वनि पेटिका। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ध्वनि पेटिका। मैंने कहा इसे ध्वनि पेटिका कहा जाता है। सवाल था सर इसको ध्वनि पेटिका बोला क्यों? क्योंकि इसका काम है ध्वनि उत्पन्न करना। तो जब भी बात करके चले इस लैरिंग्स का, कंठ का कार्य, तो कंठ का कार्य है बेटा ध्वनि
उत्पन्न करना। कंठ का कार्य है ध्वनि उत्पन्न करना। मेरी बात क्लियर है? क्या अपन आगे चले नेक्स्ट। अब बच्चे, मैंने बोला ये जो मेरे पास इसके ऊपर ये जो ढक्कन है, ये वाला पीले कलर का जो ढक्कन है, जो ग्लोटिस के ऊपर प्रेजेंट है, ग्लोटिस के ऊपर ये जो ढक्कन है, इस ढक्कन को अपन बोलते हैं कंठ आच्छद, या मैं कहूं एपिग्लोटिस। कंठ आच्छद, या मैं इसको कह दूं एपिग्लोटिस। ये जो मेरे पास संरचना है, ये वाली जो संरचना है मेरे पास येलो कलर की, इस येलो कलर की संरचना को अपन बोलते हैं बेटा कंठ आच्छद, या मैं कह दूं एपिग्लोटिस। इसको अपन कहते हैं कंठ आच्छद, या मैं कह दूं एपिग्लोटिस। ये जो एपिग्लोटिस है, जिसको मैंने आपके सामने बोला है कंठ आच्छद, ये एपिग्लोटिस जो होता है, ये भी उपास्थि से बनी हुई संरचना है। और इस उपास्थि से बनी हुई संरचना का जो कार्य है, वो कार्य है भोजन को निगलते समय भोजन को श्वास नली में, या मैं कहूं आपसे कंठ में जाने से रोकना। यही कार्य है कंठच्छद, या मैं कह दूं एपिग्लोटिस का। बात क्लियर है? अब यहां पे मेरे पास ये है ग्रसनी। मान लीजिए यहां पे बात करें इस ग्रसनी वाले भाग में, तो हमने देखा कि जब कोई भी पर्सन श्वसन करेगा तो बाहर से हवा जो है, बाहर से हवा है, वो हवा फेफड़े के अंदर जाएगी, और फेफड़े के अंदर जाएगी वो हवा कहां से होती हुई जाएगी? हमने बोला ये वातावरण की हवा है। ये हवा बाह्य नासा छिद्रों से होती हुई, ये लीजिए बाह्य नासा छिद्रों से होती हुई इधर आई फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से होती हुई किसके अंदर आ गई? श्वास नली में, ग्लोटिस के थ्रू चली गई अंदर। हाँ कि ना? अगर कोई पर्सन खाना खाता है, हमने मान लिया कि यहां पे ये इंसान जो है ये यहां पे ले रहा है भोजन, भोजन कर रहा है। जब ये पर्सन भोजन करता है तो भोजन जो था वो गया मुख गुहा में, मुख गुहा से होता हुआ ये भोजन जो था, ये भोजन सबसे पहले इस ग्लोटिस के ऊपर से होता हुआ आगे जाके किसके अंदर चला गया? ये चला गया भोजन द्वार के अंदर चला गया। हाँ कि ना? तो मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि ग्रसनी, या मैं कहूं फेरिंग्स वो भाग था जहां पे वायु जो थी वो वायु भी गुजर रही थी, और भोजन जो था वो भोजन भी गुजर रहा था। या मैं कहूं कि ग्रसनी वो भाग था जहां पे वायु मार्ग, श्वसन मार्ग तथा भोजन का मार्ग दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, एक दूसरे को काट रहे थे। हाँ कि ना? चाहे भोजन का अंतर्ग्रहण करे तब भी वो ग्रसनी से गुजरेगा, और चाहे वायु की इनहेलिंग करे, वायु को अंदर ग्रहण करे या बाहर छोड़े, तब भी वो ग्रसनी से गुजरेगी। तो मैं ये कह दूं कि ग्रसनी जो होता है वो भोजन के लिए तथा वायु के लिए एक उभयनिष्ठ मार्ग है। मेरी बात क्लियर है? लिख दूं मैं? देखिए, तो मैंने कहा ये ग्रसनी जो होता है ये अपने पास भोजन तथा वायु का उभयनिष्ठ भाग है। ग्रसनी भोजन तथा वायु का उभयनिष्ठ भाग है। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? चले, अब हमने बोला ये जो है मेरे पास ये कंठ है, लैरिंग्स है। लैरिंग्स जो होता है बेटा, वो लैरिंग्स जाके खुलता है, वो लैरिंग्स जाके खुलता है श्वास नली में। अपने पास ये जो ग्रीन कलर की संरचना दिखाई दे रही है, इसी को अपन बोलते हैं श्वास नली। इसको अपन बोलते हैं श्वास नली। और इस श्वास नली में ये जो अपने पास ब्राउनिश कलर की संरचना मैंने कुछ बनाई है, ये मेरे पास है अपूर्ण उपास्थिल वलय। ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास है
अपूर्ण उपास्थि वलय, अपूर्ण उपास्थि वलय। मैं जल्दी से इस पूरे को बताता हूं। मैंने बोला बेटा कि नासा मार्ग एक जोड़ी बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा बाहर खुलता है। ये बाह्य नासा छिद्र जो होते हैं ये ऊपरी होठ के ऊपर स्थित होते हैं। ये नासा छिद्र जो होते हैं, बाह्य नासा छिद्र है, ये ऊपरी होठ के ऊपर स्थित है। नासा मार्ग आंतरिक नासा छिद्रों के द्वारा ग्रसनी वाले भाग में जाके खुलता है, और ग्रसनी के जिस भाग में जाके खुलता है उसको अपन कहते हैं नासा ग्रसनी। चले, यहां पे ये वाला जो भाग है ये अपने पास है मुख गुहा। मुख गुहा की छत को हम कहते हैं तालु। जो तालु होता है उसका अग्र भाग अस्थि से बना होता है, इसलिए वो होता है कठोर, इसलिए उसको बोलते हैं कठोर तालु। जबकि उसका पश्च भाग जो होता है वो पश्च भाग संयोजी ऊतक तथा चिकनी पेशियों से मिलकर बनता है, इसलिए वो अगले वाले भाग की तुलना में होता है कोमल, इसलिए उसको बोलते हैं कोमल तालु। कोमल तालु का सबसे अंतिम वाला भाग जो होता है वो मुख गुहा में एक अंगुली के समान संरचना के रूप में लटका हुआ होता है, जिसको अपन बोलते हैं काकलक, या मैं कहूं अलीजीवा। इस अलीजीवा का काम है भोजन को चबाते समय ये अलीजीवा इन आंतरिक नासा छिद्रों को ढक लेता है, जिससे भोजन के कण नासा मार्ग में प्रवेश नहीं करते। अब ये वाला जो भाग था ये भाग था ग्रसनी। ग्रसनी वाले भाग में दो द्वार पाए जाते हैं। पीछे की साइड जो द्वार प्रेजेंट है उसको बोलते हैं भोजन द्वार, दैट इज गैलेट, ये आहार नाल का द्वार है। जबकि आगे की तरफ जो द्वार पाया जाता है वो श्वसन मार्ग का द्वार है, जिसको अपन बोलते हैं घाटी या ग्लोटिस। ये घाटी या ग्लोटिस है, इसके ऊपर एक ढक्कन प्रेजेंट है। मैंने कहा इसको ढकने के लिए एक संरचना प्रेजेंट है, और उस ढकने वाली संरचना को बोलते हैं एपिग्लोटिस या कंठछद। ये एपिग्लोटिस क्या काम करता है? जब हम भोजन को निगल रहे होते हैं, मैंने यहां पे लिखा है, तो निगलते समय भोजन सबसे पहले ग्लोटिस के ऊपर से गुजरता है और फिर गैलेट के अंदर भोजन द्वार में जाता है। तो जब भोजन ग्लोटिस के ऊपर से गुजरता है तो ये उस ग्लोटिस को ढक लेता है, जिससे भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाते। मेरी बात क्लियर है? और ये जो एपिग्लोटिस है, कंठछद है, ये भी पतली तथा लोचदार उपास्थि से बना होता है। पतली तथा लोचदार उपास्थि से बना होता है। चले बेटा, ये ग्लोटिस है, ये ग्लोटिस जो है ये आगे जाके खुलता है लैरिंक्स में, जिसको अपन बोलते हैं कंठ, या मैं कहूं ध्वनि यंत्र, या मैं कह दूं ध्वनि पेटिका। ये ध्वनि यंत्र जो होता है ये उपास्थियों से बनी हुई बॉक्स के समान संरचना है, इसलिए इसको अपन बोल देते हैं ध्वनि पेटिका या उपास्थिल पेटिका। इस ध्वनि यंत्र का काम है ध्वनि को उत्पन्न करना। आवाज उत्पन्न करने का काम किसने किया? वो किया अपने पास कंठ ने। ये जो कंठ है ये कंठ आगे जाके खुलता है श्वास नली में। श्वास नली जो होती है उस श्वास नली में उपस्थित है। मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि श्वास नली से लेके प्रारंभिक श्वसनिका तक का जो भाग होता है उसमें अपूर्ण उपास्थि वलय पाई जाती है। मेरे पास यही मैंने दिखाई यहां पे, यह है अपूर्ण उपास्थि वलय। मेरी बात क्लियर है? चले, अब अपने को थोड़ी सी बात करनी है। बात किसके बारे में करनी है? एपिग्लोटिस के बारे में। ये किस चीज से बनता है, इसका क्या काम है, पहली बात। दूसरी बात हमें करनी है, वो बात करनी है बेटा, वो बात करनी है इस श्वास नली के बारे में कि श्वास नली कहां से कहां तक उपस्थित है। चले भैया, उसके बाद हमें बात करनी है वो अपूर्ण उपास्थि वलय के बारे में। इनकी कितनी संख्या होती है, इन अपूर्ण उपास्थि वलय का क्या काम है। चले, चलिए अपन आगे मूव करते हैं। देखिएगा देखिएगा बेटा, सबसे पहले अपनी शुरुआत जो कर रहे हैं वो शुरुआत कर रहे हैं अपन, शुरुआत दोबारा से कर रहे हैं अपने एपिग्लोटिस वाले भाग से, या मैं कहूं कंठ अछद वाले भाग से। चलिए देखिएगा बच्चे, अब मान लीजिए मेरे पास ये जो संरचना है,
ये जो संरचना मैंने बनाई है बेटा, ये संरचना मेरे पास है कंठ, ये वाला भाग मेरे पास है, ये वाला भाग है मेरे पास श्वास नली। मैंने आपको बताया था कि कंठ जो होता है, ये मेरे पास जो भाग है, ये मेरे पास जो भाग है, इस भाग को मैंने कहा ये मेरे पास है कंठ, जिसको हम कहते हैं लैरिंग्स। ये मेरे पास जो संरचना है, ये मेरे पास है इस लैरिंग्स का, इस कंठ का द्वार, और इस कंठ के द्वार को ही तो अपन बोलते हैं ग्लोटिस या घाटी। हमने कहा कि ये जो संरचना है मेरे पास, ये अपने पास है घाटी। मैंने ये कहा कि घाटी को ढकने का काम करती है एक उपास्थि से बनी हुई संरचना, और उस उपास्थि से बनी हुई संरचना को ही मैंने कहा था आपसे, ये मेरे पास वो उपास्थि से बनी हुई संरचना है, जिसको मैंने आपसे कहा था कि इसी को अपन कह देते हैं एपिग्लोटिस या कंठ अछद। मेरे पास ये जो संरचना है बच्चे, इस संरचना को अपन कह देते हैं कंठछद, या इसी का दूसरा नाम है एपिग्लोटिस। अब सवाल था, सर ये जो एपिग्लोटिस है, इस एपिग्लोटिस का क्या काम है? बेटा मैंने ये बताया कि ये एपिग्लोटिस जो होता है, ये एक उपास्थि संरचना है, और वो उपास्थि होती है बहुत ज्यादा इलास्टिक। तो एनसीईआरटी की भाषा में बोलूं तो ये जो होता है, ये पतली तथा लोचदार उपास्थि, पतली तथा लोचदार उपास्थि से बना होता है। किससे बना है? पतली तथा लोचदार उपास्थि से। अब इसका काम क्या था? मैंने इस वाले डायग्राम में आपसे बताया था कि जब भी हम भोजन ग्रहण करेंगे तो भोजन सबसे पहले जाएगा, वो जाएगा इस ग्लोटिस पे, और फिर ग्लोटिस को क्रॉस करके जाएगा गैलेट में, दैट इज भोजन द्वार में। तो जब भोजन इस ग्लोटिस के ऊपर जाता है, तो जब भोजन को निगलते टाइम भोजन ग्लोटिस के ऊपर से गुजरता है, तो ये एपिग्लोटिस इस ग्लोटिस को ढक लेता है, और ढक के भोजन के कणों को कंठ में, या मैं कहूं श्वास नली में जाने से रोकने का काम करता है। तो मैं कह दूं, भोजन को निगलते समय ग्लोटिस को, दैट इज मैं कहूं कंठ द्वार को ढकने का काम करता है। ग्लोटिस को, दैट इज घाटी को ढकने का काम करता है। चले भैया, ये जो मेरे पास संरचना है, ये अपने पास है कंठ, जिसका काम मैं पहले ही बता चुका हूं, ध्वनि उत्पन्न करना है, और ये उपास्थि से बनी हुई संरचना है, इसलिए इसको बोलते हैं ध्वनि पेटिका। चले भैया अपना आगे। अब ये जो संरचना है, ये अपने पास है श्वास नली। ये जो संरचना मैंने बनाई है नीले कलर की, ये नीले कलर की ये जो संरचना है अपने पास बेटा, इस संरचना को अपन बोलते हैं श्वास नली। ये जो संरचना अपने पास, इस संरचना को बोलते हैं अपन श्वास नली। आपको बता दूं कि ये जो श्वास नली होती है, इस श्वास नली की लंबाई जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है, और ये एक सीधी नली है। तो मैंने कहा जब भी श्वास नली के बारे में कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगा ये मेरे पास है सीधी नलिका।
कैसी नलिका? एकदम सीधी, एकदम स्ट्रेट नलिका है। अगर इसकी लंबाई के बारे में पूछेगा तो इसकी लंबाई जो होती है वो लंबाई अपने पास होती है बेटा 10 से 12 सेंटीमीटर। श्वास नली की जो लंबाई होती है मेरे पास वो लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। यहां पे हमने देखा कि ये मेरे पास ये मेरे पास है लैरिंक्स, ध्वनि यंत्र। ध्वनि यंत्र सीधा का सीधा आगे जाके किससे में जाके खुल रहा है? श्वास नली में। तो श्वास नली लगभग यहां से शुरू होगी, यहां से श्वास नली शुरू हुई, लंबाई है 10 से 12 सेंटीमीटर, मतलब वो लंबाई लगभग इस जगह तक है। हाँ कि ना? मैंने बोला लगभग इस जगह तक है, और ये जगह जो है ये मेरे वक्षीय भाग का लगभग मध्य भाग है। हाँ कि ना? यस। तो मैंने ये कहा कि श्वास नली कहां से कहां तक फैली है? श्वास नली मेरे पास ग्रीवा से लेके मध्य वक्षीय भाग तक फैली है। तो हमने कहा ग्रीवा से लेकर मध्य वक्षीय भाग तक फैली होती है। मेरी बात क्लियर है? चलो भैया हम आगे। अब ये जो श्वास नली होती है, मैंने पिछले डायग्राम में बताया था कि इस श्वास नली में अपूर्ण उपास्थि वलय पाई जाती है। ये लीजिए, यहां पे अपूर्ण उपास्थि वलय पाई जाती है। यह अपूर्ण उपास्थि वलय श्वास नली से लेकर प्रारंभिक श्वसनिका तक के पूरे भाग में पाई जाती है। मैंने बोला ये जो मेरे पास वलय है इसी को अपन ने कह दिया ये मेरे पास है अपूर्ण उपास्थि वलय। ये अपूर्ण उपास्थि वलय जो होती है बेटा, ये भी कार्टिलेज से बनी हुई है। नाम से ही पता चल रहा है उपास्थि से बनी हुई है। लेकिन यहां पे जो थी एपिग्लोटिस में वो थी एक लोचदार उपास्थि, इलास्टिक उपास्थि। जबकि ये जो वलय बनती है ये बनती है काचाभ, जिसको बोलते हैं हाईलाइन उपास्थि। कौन सी उपास्थि? हाईलाइन उपास्थि। मैंने कहा कि ये मेरे पास हाईलाइन उपास्थि की बनी होती है। बनी होती है, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, ये अपूर्ण वलय जो होती है इनकी संख्या जो होती है वो श्वास नली से लेके प्रारंभिक श्वसनिका तक टोटल जो होती है वो होती है 16 से 20। अगर मैं इनकी यहां बात करके चलो आपके सामने संख्या, तो इनकी संख्या जो होती है वो होती है बेटा 16 से 20। ध्यान रखना, श्वास नली की लंबाई जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है, जबकि यहां पे अपूर्ण उपास्थि वलय की जो संख्या होती है वो होती है 1620। अब सवाल था सर आपने बताया कि चालन भाग जो होता है उसमें अपूर्ण उपास्थि वलय पाई जाती है। इन अपूर्ण उपास्थि वलय का कार्य क्या है? बेटा हम बाहर से सांस खींचते हैं अंदर, जब सांस अंदर खींचते हैं तो श्वास नली पे दबाव लगता है जिसकी वजह से वो श्वास नली जो थी वो चौड़ी हो जाती है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। और जब सांस छोड़ते हैं, जब यहां से बाहर निकलती है तो श्वास नली का साइज छोटा होता है। तो मैं कहता हूं कि श्वास लेते समय और श्वास छोड़ते समय श्वास नली के आकार में, या मैं कहूं श्वास नली में दाब में परिवर्तन आता है। यस कि नो? तो जब ये दाब में परिवर्तन आएगा, जब दाब घटेगा तो दाब के घटने की वजह से श्वास नली पिचक सकती है। तो ये जो मेरे पास अपूर्ण उपास्थि वलय है ये श्वास नली को सहारा प्रदान करने का काम करती है, ताकि सांस लेते समय
सांस लेते समय, सांस छोड़ते समय जो दाब में परिवर्तन आता है, उसकी वजह से श्वास नली पिच के नहीं। तो मैंने कहा कि ये श्वास नली को पिचकने से रोकती है। ये श्वास नली को पिचकने से रोकने का काम करती है। अब बात यह थी कि सर आपने कहा यह अपूर्ण वलय है। यस, यह अपूर्ण वलय है। यह वलय इंग्लिश के अल्फाबेट सी की तरह की है, हाँ कि ना? जब ये इंग्लिश के अल्फाबेट सी की तरह की है तो कहीं ना कहीं तो श्वास नली में ये अनुपस्थित होगी। यस कि नो? तो ध्यान रखना बेटा कि ये अपूर्ण वलय जो होती है ये हमेशा पृष्ठ सतह पर क्या होती है? अनुपस्थित। श्वास नली की पृष्ठ सतह पर ये जो वलय होती है ये होती है बेटा अनुपस्थित। पृष्ठ सतह पर ये प्रेजेंट नहीं होती। चले भैया, अब बेटा मैंने अभी 1 मिनट पहले आपसे बोला था कि श्वास नली जो होती है वो एक सीधी नली का है जो कि ग्रीवा से लेकर वक्ष के मध्य भाग तक फैली होती है और इसकी लंबाई थी 10 से 12 सेंटीमीटर। मैंने मान लिया कि वक्ष जो होता है ये यहां से शुरू हुई थी और वक्ष का मध्य भाग लगभग इस बटन के पास ये वाली जगह मध्य भाग है, हाँ कि ना? हमको पता है कि बॉडी की पृष्ठ सतह पे इधर यहां पे प्रेजेंट है अपने पास कशेरुक दंड और उस कशेरुक दंड में है कशेरुकाएं। जैसे बात करें ग्रीवा वाले भाग में 7 कशेरुकाएं हैं, ऐसे ही वक्षीय जो भाग होता है उसमें टोटल मिला के 12 कशेरुकाएं होती है, 12, हाँ कि ना? मैंने देखा कि ट्रेकिया यहां तक थी, श्वास नली यहां तक थी। इस पॉइंट पे जाके श्वास नली 2 भागों में बट गई। मैंने कहा ये श्वास नली आगे जाके कितने भागों में बट गई? 2 भागों में बट गई। ये लीजिए, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे जाके ये श्वास नली 2 भागों में बट गई। दो भागों में बट गई। यस कि नो? तो ये पॉइंट जो था ये पॉइंट ये वाला पॉइंट है। तो श्वास नली तो ये नीले कलर वाली संरचना हुई यहां से यहां तक, यहां पे जाके श्वास नली 2 भागों में बट गई लगभग वक्ष के मध्य भाग में। अगर मैं देखूं कि इस पॉइंट पे जाके डिवाइड हुई और इस पॉइंट को यहां से देखूं तो मैंने देखा इस पॉइंट के सामने यहां पे वक्ष की 5वें नंबर की कशेरुका है, 5वीं वक्षीय कशेरुका आती है। तो मैंने कहा कि मेरे पास ये जो बिंदु आया इस बिंदु को मैं कह दूं कि ये बिंदु मेरे पास है, ये बिंदु मेरे पास है टी नंबर 5। कौन सा बिंदु है? T5। तो लैंग्वेज क्या बनी मेरे पास? लैंग्वेज मेरे पास ये बनी कि श्वास नली जो होती है वो 5वें नंबर की T5 का मतलब 5वीं वक्षीय कशेरुका वाली जगह पे जाके 2 शाखाओं में बट गई। और ये जो शाखा है मैंने बोला अपने पास ये जो शाखा है इन शाखाओं को अपन बोलते हैं बेटा प्राथमिक श्वसनी। मैंने कहा ये जो मेरे पास है ये मेरे पास है प्राथमिक श्वसनी। ये लीजिए, ये जो संरचना मेरे पास है ये है प्राथमिक श्वसनी। मैंने बताया था श्वास नली से लेकर प्रारंभिक श्वसनिका तक का जो भाग होता है वहां पर अपूर्ण उपास्थि वलय पाई जाती है। तो कहने का मतलब ये वो भाग था जिसमें अपूर्ण वलय क्या होगी बेटा? उपस्थित। अपूर्ण वलय क्या होगी? उपस्थित। मेरी बात क्लियर है? चलूं मैं आगे। अब बेटा ये प्राथमिक श्वसनी जो होती है ये मेरे पास जो होगी ये होगी अपने पास दाईं साइड वाली प्राथमिक श्वसनी और ये मेरे पास होगी बाईं तरफ वाली श्वसनी। दाईं वाली प्राथमिक श्वसनी दाएं वाले फेफड़े में जाएगी और बाएं वाली श्वसनी जो थी वो बाएं वाले फेफड़े में जाएगी, हाँ कि ना? यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आता है। सवाल क्या निकल के आया? सवाल पहला तो ये निकल के आया कि किस जगह पर जाकर श्वास नली
प्राथमिक श्वसनी में विभक्त होती है। तो ध्यान रखना, ये जाके विभक्त होती है, ये होती है T5 वाले भाग पे, और इस T5 वाले भाग को ही अपन ने बोल दिया ये मेरे पास है फिफ्थ वक्षीय कशेरुका वाला भाग। ये कौन सा है? फिफ्थ वक्षीय कशेरुका वाला भाग। और इस फिफ्थ वक्षीय कशेरुका वाले भाग को ही हम बोल के चलते हैं कैरिना। इसी को अपन कहते हैं कैरिना। तो कैरिना पांचवी वक्षीय कशेरुका वाला वो भाग था जहां पे श्वास नली दो प्राथमिक श्वसनी में विभक्त हो गई थी। दाई वाली दाएं फेफड़े में जा रही थी और बाईं वाली बाएं फेफड़े में जा रही थी। पहली बात क्लियर है। दूसरा सवाल पूछा जाता है। दूसरा सवाल पूछेगा कि बताओ निम्न में से कौन सा फेफड़े का भाग है? ध्यान से सुनिएगा, निम्न में से कौन सा फेफड़े का भाग है? पहला ऑप्शन एपिग्लोटिस, दूसरा ऑप्शन कंठ, तीसरा ऑप्शन श्वास नली, चौथा ऑप्शन प्राथमिक श्वसनी। तो उत्तर होगा बेटा प्राथमिक श्वसनी। क्यों बेटा? प्राथमिक श्वसनी वो सबसे पहला भाग था जो फेफड़े में प्रवेश कर रहा था, मतलब फेफड़े के डायरेक्टली संपर्क में था। प्राथमिक श्वसनी से पहले का भाग कोई भी फेफड़े के सीधे संपर्क में नहीं है, फेफड़े के सीधे संपर्क में नहीं है। तो जब भी बात करेगा कौन सा फेफड़े का भाग है, तो ध्यान रखना प्राथमिक श्वसनी से शुरू करना है। प्राथमिक श्वसनी से लेकर फेफड़े की कुपिकाओं तक का संपूर्ण भाग फेफड़े का भाग है, फेफड़े का भाग है। तो मैं ये कहूं कि जब भी पूछे कि आंतरिक रूप से फेफड़ा किस चीज से बना है, आंतरिक रूप से फेफड़ा बना है प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, प्रारंभिक श्वसनी का, अंत्यस्थ श्वसनी का, श्वसन श्वसनी का, कुपिकीय नली का, एट्रिया, कुपिकीय कोष और कुपिकाएं, ये सारी की सारी संरचना मिलके किसका निर्माण कर रही है? फेफड़े का निर्माण कर रही है। मतलब प्राथमिक श्वसनी से ये ऊपर का जितना भी भाग है, इनका फेफड़े के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं है, मतलब वो फेफड़े के भाग नहीं है। यहां तक की बात क्लियर? चले अपन आगे मूव करें, ठीक है? देखिए अब नेक्स्ट। अब बेटा मैंने आपसे बात कर ली, वो बात कर ली यहां पे ट्रेकिया तक के बारे में। अब अपने दिमाग में सवाल आया, सर हमने यहां पे श्वास नली तक के पोर्शन के बारे में बात कर ली अपने से। अब अपने पास जो पोर्शन बचा है, वो पोर्शन बचा है मानव श्वसन तंत्र का अगला भाग, जिसको हमने कहा था फेफड़े। मानव श्वसन तंत्र का अगला भाग जो था अपने पास, वो था बेटा फेफड़ा। तो सवाल यही आएगा कि मानव का जो फेफड़ा होता है, वो फेफड़ा होता है वो कौन कौन सी कवरिंग से कवर्ड होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, फेफड़े में जो कुपिकाएं हैं उन कुपिकाओं की संरचना कैसी होती है, कुपिकाओं से गैसीय विनिमय जो होता है वो गैसीय विनिमय कैसे होता है, ये सारी की सारी बात अपने को अभी डिस्कस करनी है।